अंकल, आपने मेरे पापा और मुझे गोली क्यों मारी? बच्ची के मुंह से यह सवाल सुनकर एजेंट आर्यन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी एक चूक की वजह से गोली उस बच्ची को लग गई थी। वो अपनी गोद में बच्ची को लेकर एक दीवार के पीछे छिपा हुआ था। वो जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन चारों तरफ गोलियां चल रही थी। अभी कुछ मत सोचो, मुझे देखो, ऐसे सांस लो, धीरे धीरे। वो बच्ची बिल्कुल वैसा ही कर रही थी जैसा आर्यन ने बताया। उसने बच्ची को जमीन पर लेटा दिया और अपने पीछे से गन निकालकर फायरिंग करने लगा। एजेंट आर्यन ने रियो के सबसे बड़े अंडरग्राउंड इंडियन गैंगस्टर को मारा था। वो बच्ची उसी गैंगस्टर की बेटी थी। जब एजेंट आर्यन ने उस पर अटैक किया था तब वो बच्ची उसके साथ कार में मौजूद थी, इसलिए उस बच्ची को भी गोली लग गई। आर्यन की नजर बच्ची पर पड़ी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो। उसने बच्ची के शरीर को थोड़ा हिलाया। उसके बाद बच्ची ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जल्दी से उसने अपनी टीम को बैकअप सिग्नल भेजा। बच्ची को अपनी गोद में उठाया और बिना गोलियों की परवाह किए दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे उस गैंगस्टर के लोग भी आ रहे थे। आंखों में आंसू, माथे पर पसीने के साथ बचते बचाते वो हॉस्पिटल की तरफ भागे जा रहा था। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि बच्ची ने सांस लेना बंद कर दिया है। हे चैंप, वेक अप, प्लीज अपनी आंखें खोलो। नीचे बैठकर उसने बच्ची को सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। उसका पूरा शरीर जम सा गया। उस बच्ची को आखिरकार वो बचा नहीं पाया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर पहले उसने जो बैकअप का सिग्नल भेजा था, इसीलिए बाकी साथी वहां पहुंच गए। बाकी एजेंट्स ने आर्यन और बच्ची को गुंडों से बचा लिया, लेकिन आर्यन इस वक्त अब भी सदमे में बैठा था। उसके हाथों में बच्ची की लाश थी। जिंदगी में पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था। बॉस, हमें बॉडी अथॉरिटी को हैंडओवर कर देना चाहिए। ओके, अगर हो सके तो इसके किसी रिलेटिव को भी इन्फॉर्म कर देना। इतना कहकर आर्यन ने उस बच्ची के माथे पर किस किया और उसे अपनी टीम मेंबर के हवाले कर दिया। उसने एक बच्ची को मारा था, इस ख्याल ने उसके अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। अपने अपार्टमेंट पहुंचकर जब वो सोने गया तो उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले कुछ दिनों तक वो अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला, किसी से कोई बात नहीं की। उसकी मैनेजर अंकिता ने उसे बार बार कॉल किया, लेकिन आर्यन ने उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी टीम के सभी लोग समझ गए थे कि उस हादसे की वजह से वो किसी से मिलना या बात नहीं करना चाह रहा था। 16 दिनों बाद आर्यन ने अंकिता को कॉल किया। अंकिता ने फोन उठाते ही कहा, हाय, तुम ठीक हो? हाँ। पूरी टीम तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। जो हुआ उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है नॉर्मल फील करना। बताओ, किस लिए फोन किया? जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। पिछले 16 दिनों से मैंने जो फील किया है, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ और मुझे ये कंपनी तुम्हें हैंडओवर करना है। What? ये बात सुनकर अंकिता चौंक गई। एजेंट आर्यन एक प्राइवेट एजेंट्स की कंपनी दी आर्यंस का ओनर था। ये कंपनी पैसा लेकर अलग अलग तरह के सीक्रेट मिशंस, किलिंग्स और बहुत सारे तरह तरह के काम करती थी। उसे अंडरवर्ल्ड में मौत का सौदागर भी कहते थे। आर्यन का इस तरह काम और कंपनी को छोड़ना अंकिता की समझ से परे था। लेकिन इतनी जल्दी में ऐसा डिसीजन ये क्यों कर रहे हो आर्यन? मैं उस बच्ची की मौत को भुला नहीं पा रहा हूँ। बहुत हो गया है खून खराबा, अब बस। काम छोड़ने से क्या होगा? तुम कुछ दिनों के लिए हॉलिडे पर चले जाओ, शायद उसके बाद तुम्हारा मन बदल जाए। नहीं, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। अभी एजेंट वाली जिंदगी को छोड़कर मैं आम लोगों की तरह जीना चाहता था, इसीलिए मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ, अपने एंसेस्ट्रल होम में। वो कहाँ है? पटना, बिहार। एजेंट आर्यन का जन्म पटना में हुआ था। जब वो 10 साल का था तभी उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो अपने अंकल के साथ दिल्ली चला आया, लेकिन आज भी उसका घर वैसा का वैसा वहां पर था। अंकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सच में? लेकिन वहाँ जाकर करोगे क्या? वही जो सभी लोग करते हैं। वहां जाकर जॉब करूंगा, उसके बाद शादी, और फिर अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
लेकिन अगर तुमने सोच ही लिया है तो मैं क्या बोलूं। आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू। ओके बॉस, मैं सारे अरेंजमेंट्स करती हूँ। नो एजेंट आर्यन, ओनली राजवीर सिंह। ठीक है। आर्यन का असली नाम राजवीर सिंह था। अंकिता को इंस्ट्रक्शंस देकर उसने फोन रख दिया। अगले कुछ दिनों में कंपनी अपने पैसों और प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी उसने अंकिता को सौंप दी। कंपनी के सभी लोग बहुत उदास थे। अंकिता ने राजवीर के लिए सारी अरेंजमेंट्स कर दी थी। राजवीर रियो से दिल्ली और दिल्ली से पटना आ गया था। उसका घर बहुत दिनों से बंद पड़ा था, जिसका रेनोवेशन अंकिता ने पहले ही शुरू करवा दिया था। इसीलिए कुछ दिनों के लिए राजवीर को होटल में ही रुकना था। इतने सालों बाद यहाँ आकर उसके बचपन की यादें ताजा हो गई थी। रात में राजवीर अपने होटल के कमरे में बैठा वाइन पी रहा था। बार बार उस बच्ची का चेहरा उसके दिमाग में आ रहा था। पटना आकर भी उसका मन पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। तभी उसे अंकिता का फोन आया। हेलो, ऑल गुड? यस। मैंने आपको एक लोकल मैरिज ब्यूरो का नंबर भेजा है। वो किस लिए? पहले मुझे एक जॉब सर्च करना है। आपको जॉब से ज्यादा किसी के साथ की जरूरत है। अंकिता राजवीर को पटना में ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। जिस तरह की घटना से राजवीर गुजरा था, वो चाहती थी जल्द से जल्द राजवीर को किसी का साथ मिल जाए। मेरी मानो तो पहले शादी करो। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, जॉब करने की क्या जरूरत है? बिना नौकरी वाले लड़के से कोई शादी क्यों करेगी? और मैं वैसे भी किसी को अपने पास्ट के बारे में बताना नहीं चाहता। मत बताओ। जॉब की टेंशन तुम मुझ पर छोड़ दो। कल सबसे पहले इस मैरिज ब्यूरो के ऑफिस जाओ। मैंने तुम्हारे लिए अरे इतनी जल्दी क्या है? मैं तुम्हें कल शादी करने को नहीं बोल रही हूँ। जाओ, जाकर मिलो, फिर वो ऑप्शंस बताएंगे। उनमें से जो पसंद आए उससे बात करो, उसे डेट पर लेकर जाओ, और सब सही रहा तो फिर शादी। राजवीर अंकिता की बातों से हैरान हो गया था। उसे पटना आए एक दिन भी नहीं हुआ था। ठीक है, जैसा तुम कहो। ये हुई ना बात। इतना कहकर अंकिता ने फोन काट दिया। अगले दिन टाइम से वो मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पहुंचा। अंदर जाते ही उसने देखा कि मैनेजर पान चबाते हुए बैठा था। उसने जैसे ही राजवीर को देखा, अपनी चेयर से उठ गया। प्रणाम, आप राजवीर जी हैं? मैडम ने बताया था कि आप आएंगे। जी। आप फॉरेन से आए हैं, इसीलिए हमने आपके लिए पहले से ही बेस्ट ऑप्शंस चुनकर रखा है। बस हम एक फोन कॉल करके आते हैं, फिर दिखाते हैं। इतना कहकर मैनेजर ऑफिस के बाहर चला गया। राजवीर बड़े गौर से पूरे ऑफिस को देख रहा था। तकरीबन 20 मिनट बाद मैनेजर वापस आया। उसके आते ही राजवीर ने पूछा, आप ऑप्शंस दिखाने की बात कर रहे थे? दिखाना क्या है, मिलवा ही देते हैं। इनको ले आओ। इतना बोलकर मैनेजर ने इशारा किया। 4 लोग अंदर आए। राजवीर पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसके मुंह पर किसी ने कपड़ा डाल दिया और 2 लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि राजवीर कुछ समझ पाता, चारों ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया था। उसके बाद उसे घसीटते हुए बाहर ले गए।